Friends, today we will discuss our next topic, that is alkene. In the previous video we have already discussed some portion of alkene, means we were discussing chemical properties of alkenes. So today we will discuss some more properties. What was left in that we will discuss chemical properties. So you should watch this video till end to get the full detail or full description about this topic. Okay. So let us move to our topic, and we move to our topic. Before that we have to see some questions. तो हम लोगों को क्या करना है, इसमें कुछ क्वेश्चंस और इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए, जिससे आपका इससे रिलेटेड टॉपिक क्लियर हो जाए। और कोई भी एग्जाम देंगे तो ये जो चैप्टर है, ये टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम्स में आना ही आना है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है और इस वीडियो को हमें कई बार देखना है, जिससे चीज़ें हमें क्लियर हो जाए। तो देखो हम लोग यहाँ पे देखें, जैसे हम लोग ने देखा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या देखा हमने? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये देखा है। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमने देखा है, ये ध्यान रखना है। अब ज्योमेट्रिकल में हम लोग क्या देखे हैं कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमने सीधा सा देखा है यहाँ पे 2-ब्यूटीन। देखो 2-ब्यूटीन मतलब इसमें हमें क्या देखना है कि ज्योमेट्रिकल के लिए हमें क्या देखना है, ध्यान रखेंगे कि ज्योमेट्रिकल के लिए कम से कम एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होना चाहिए, और जो इससे जुड़े ग्रुप हैं, जो डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े ग्रुप हैं, वो क्या होना चाहिए? आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए मतलब सिमिलर एंड डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। देखिए जैसे ये हो जाए, आपका ध्यान देंगे, जैसे ये हो जाए और ये CH3, मतलब हम लोग इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया A, ये हो गया B। तो यहाँ पे हमें डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, ठीक है। तो इस केस में हमने थोड़ा आसानी से कर लिया है बेटा, लेकिन हम अब यहाँ पे क्या देखेंगे कि अगर चारों ग्रुप हमारे डिफरेंट हो तब कौन सा रूल लगेगा और उसको क्या नाम दिया जाएगा। क्या सिस ट्रांस उसको कहा जा सकेगा, नहीं या नहीं, तो उसको लोग देख लेते हैं। जैसे इसमें हम लोगों ने ये देखो, ये सिस है, क्यों? क्योंकि सिमिलर ग्रुप क्या है, सेम साइड है, तो बड़ा आसानी से हम लोग कह सकते हैं कि सिस ग्रुप है। इसका मैं ट्रांस बना दूं, देखो ये ट्रांस हो जाएगा, ये आपका ट्रांस हो गया। देखिए ये ट्रांस हो गया, देखिए ये आपका ट्रांस हो गया, ये ट्रांसफॉर्म हो गया। तो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सिस और ट्रांसफॉर्म, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अगर कार्बन से जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उससे जो जुड़ा ग्रुप है, चारों ग्रुप डिफरेंट हो, तब वहां पे हमें प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए हम लोग दूसरा वर्ड यूज करते हैं, इसको आपको देख लेना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इसको हम लोग Z फॉर्म और E फॉर्म कहते हैं, ठीक है। Z फॉर्म और E फॉर्म कहते हैं। अब हम देखेंगे कि Z फॉर्म कब कहेंगे और E फॉर्म कब कहेंगे। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि Z फॉर्म के लिए क्या होना चाहिए, क्या कंडीशन है। स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सिस एंड ट्रांस, सो टुडे वी विल डिस्कस E and Z form. E and Z form. E and Z form. Okay. So what we will see when we will say Z form and when we will say E form. It means when these two terms will be used. Means we will use these two terms when double bonded carbons like this are bonded to 4 different groups. 4 different groups. जैसे अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे, जैसे देखो ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हो जाए Cl हो जाए, यहाँ पे Br हो जाए। तो इसको हम सिस ट्रांस नहीं बना सकते, इसको सिस ट्रांस नहीं बता सकते। इसमें सिस कौन सा होगा, ट्रांस कौन सा होगा। फिर एक दूसरा हमारे पास कंपाउंड है, ध्यान देंगे, ऐसे मैं ले रहा हूँ, देखो ये हमने कर दिया, 4 डिफरेंट ग्रुप हम लोग ले रहे हैं। देखो यहाँ पे ये H हो गया, ठीक है, और ये आपका हो जाए Br, ठीक है। तो इसमें हम लोग HBr वगैरह को देख के इसके बेसिस पे हम बता सकते हैं। तो इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसको हम लोग E और Z फॉर्म में, अब देखिए E Z कैसे डिसाइड करेंगे, इसकी प्रायोरिटी देंगे। प्रायोरिटी मतलब ये हो गया कि जो कार्बन से 2 ग्रुप इधर जुड़े हैं, जिसका वेट अधिक होगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। जैसे इसमें देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दूंगा क्योंकि इसका वेट इसके पीछे अधिक है, इसको सेकंड कर दिया हमने। ऐसे इसमें देखिए इसका वेट अधिक है, तो इसको प्रायोरिटी हम लोग किसको दे देंगे, इसको प्रायोरिटी दे देंगे, देखो, और सेकंड प्रायोरिटी इसको दे देंगे। ध्यान देने वाली बात है, ठीक है।
अब ये पीरियडिक तो हमें लगता है आपको क्लियर हो गया होगा कि पीरियडिक कैसे देंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि पीरियडिक के जो साथ हम लोग देखेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे पीरियडिक कैसे पीरियडिक दें और किसको हम ई कहें और किसको जेड कहें। तो ये पीरियडिक हो गया। मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें जो पीरियडिक किसको देंगे, इसमें पीरियडिक इसको देंगे, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया। देखो इस कार्बन के डबल बॉन्ड से जो दोनों समूह उसको देखते हैं, इसमें इसको पीरियडिक दे दिए और इसको पीरियडिक देखें। अब देखिए इसमें अगर हम लोग देखें यहाँ पे, ठीक है, क्या देखो तो अगर पीरियडिक हाईएस्ट पीरियडिक ग्रुप की बात करें, देखो इसमें अगर हाईएस्ट पीरियडिक ग्रुप मतलब हाईएस्ट मतलब जिसपे नंबर 1 है, तो देखो नंबर 1 वाले ये दोनों हैं, नंबर 1 वाले अर्थात इसे लोग जेड फॉर्म कहेंगे। कौन सा फॉर्म कहेंगे? जेड फॉर्म कहेंगे। और यहाँ पे देखो हाईएस्ट पीरियडिक वाले कहाँ हैं, तो इसको भी हम लोग जेड फॉर्म कहेंगे। ध्यान देंगे इसको भी जेड फॉर्म कहेंगे। अब देखिए मैं दूसरा आपको दिखा रहा हूँ, जैसे सपोज करिए ये हो गया, देखो ये हो गया, ये देखें हम ये ऐसे, तो इसमें पीरियडिक इसको इस दोनों में फर्स्ट पीरियडिक आप इसको देंगे, सेकंड इसको देंगे, इसमें फर्स्ट पीरियडिक इसको देंगे, सेकंड इसको देंगे। तो इसमें देखो नंबर 1 एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है, अपोजिट है, अर्थात इसे हम लोग कौन सा फॉर्म कहेंगे? ई फॉर्म कहेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये हम ई और जेड कब लिखते हैं? जब क्या हो, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उससे चारों ग्रुप डिफरेंट हो, जो जुड़े हुए ग्रुप हैं उसको डिफरेंट। तो ये आपको ध्यान रखना कि ई जेड फॉर्म भी इसमें यूज किया जाता है। और इससे टॉपिक से कंपटीशन में काफ़ी चीज़ें पूछी गई हैं, इसलिए इस टॉपिक को आपको विधिवत क्लियर कर लेना चाहिए। और पीरियडिक के बहुत सारे रूल्स हैं, तो हम लोग उसको किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ई जेड आपको जानना चाहिए। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट पे देखते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे एडिशन ऑफ HBr, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइड टू एल्केन। So what we were going to discuss, what is that? That is addition of halogen halide. क्या एल्कीन का प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे थे। We were discussing about properties of alkene and what was the addition of alkyl halide. ठीक है, तो alkyl halide में हम लोग क्या देखते हैं? alkyl halide जैसे हम लोग alkyl halide को ध्यान देंगे, ये H एक्सिस से दिखते हैं, ठीक है। तो इसमें हो सकता है HF हो सकता है, HBr हो सकता है और HCl हो सकता है और HI हो सकता है, ध्यान देंगे। लेकिन इसमें जो हम लोग एडिशन हाइड्रोजन हाइलाइड के अंतर्गत पढ़ते हैं, इसको हम लोग नहीं, इन्हीं तीन का डिस्कशन करते हैं। हम इन्हीं तीन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है। तो जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है इसकी होती है, फिर इसकी होती है, फिर इसकी होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मतलब जो है जैसे जैसे मतलब हाइलाइट की साइज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। इसमें हमें मेन ध्यान रखना है कि हमको एडिशन ऑफ HBr ही मोस्टली मतलब ज़्यादातर पढ़ना है। हमने यहाँ पढ़ना है एडिशन ऑफ HBr, एडिशन ऑफ HBr, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एडिशन ऑफ HBr में अगर हम देखते हैं कि एडिशन कैसे होता है, ठीक है। अब देखिए एडिशन ऑफ HBr में अगर हम देखें तो इसके पहले हम लोग रिएक्शन पे मूव करें, हमको एक चीज़ क्लियर होना चाहिए कि जो एल्कीन्स होते हैं वो दो कैटेगरी के हो सकते हैं। एक आपका हो सकता है, क्या हो सकता है? एक आपका सिमेट्रिकल हो सकता है और एक अनसिमेट्रिकल हो सकता है। सिमेट्रिकल मतलब क्या होता है कि जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकें। तो सिमेट्रिकल के लिए हम लोग एडिशन करते हैं तो नॉर्मल होता है, नॉर्मल एडिशन होगा, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर हम लोग जो है अनसिमेट्रिकल करते हैं, अनसिमेट्रिकल के लेते हैं और वहाँ पे एडिशन करते हैं, तो वहाँ पे एडिशन कुछ रूल्स दिए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या देख ले रहे हैं पहले कि जो एडिशन हो रहा है, जैसे हमारा सिमेट्रिकल में हम पहले सिमेट्रिकल का देख लें। इसका मतलब जैसे ये है आपका देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड। So students, we were saying that addition of HBr, जैसे सिमेट्रिकल एल्कीन है, सिमेट्रिकल में एल्कीन पे HBr का ऐड करेंगे तो हम किसी भी ऐड कर दें तो हमारा प्रोडक्ट सेम मिलता है। जैसे ये आपका हो गया सेम मिलेगा प्रोडक्ट, ठीक है। इन प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब अनसिमेट्रिकल, जैसे मान लीजिए अनसिमेट्रिकल आपका ब्यूटीन, जैसे आपका अनसिमेट्रिकल प्रोपीन ले लीजिए, जैसे आपका हो गया ये प्रोपीन, देखिए ये हो गया प्रोपीन। अब ये अनसिमेट्रिकल क्यों है? क्योंकि उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए अनसिमेट्रिकल है। अब इसमें जो एडिशन होगा वो HBr का जो एडिशन होता है
वो एडिशन एक विशेष रूल के अनुसार होता है और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्कोवनिकॉव का रूल। किसका रूल कहते हैं, मार्कोवनिकॉव का रूल। मतलब यहां लिख लेंगे मार्कोवनी क्या रूल है, मार्कोवनिकॉव, ये ठीक है, मार्कोवनिकॉव का रूल हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो इसका एडिशन होता है वो मार्कोवनिकॉव के अंदर। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि मार्कोवनिकॉव क्या कहता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखो अगर हम लोग देखें पहले इसमें देखो ये आपका HBr है, तो इसमें ये नेगेटिव पार्ट होगा और ये आपका होगा पॉजिटिव पार्ट। क्यों, क्योंकि ये अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव पार्ट होगा, ठीक है। अगर कोई मॉलिक्यूल है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है और एक पार्ट उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब अगर दोनों भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखना है, देखो जैसे मान लीजिए इसका एडिशन करना है, ठीक है, तो मार्कोवनिकॉव रूल यही कहता है कि जो इसका नेगेटिव पार्ट होता है, क्या होता है, इसका नेगेटिव पार्ट होता है कार्बन के उस, मतलब अनसैचुरेटेड कार्बन के उस कार्बन से जुड़ता है जिस पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, न्यूनतम होती है। क्या होती है, संख्या न्यूनतम होती है। मतलब द negative part of adding molecule gets attached to the carbon having lesser number of hydrogen। अब देखो यहाँ पे ये कहा जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। देखो अब इस दोनों में किसमें हाइड्रोजन कम है, इसमें हाइड्रोजन कम है, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, इसका नेगेटिव पार्ट यहाँ जाएगा और पॉजिटिव पार्ट यहाँ जाएगा। अर्थात हमें क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव पार्ट यहाँ जाएगा और ये मिल जाएगा CH3 CH Br और क्या मिल गया, CH3। देखो ये हो गया आपका रिएक्शन। बात समझ पा रहे हैं आप लोग, हमें लग रहा है कि बात समझ में आ रही है। पुनः मैं बता दे रहा हूँ कि मार्कोवनिकॉव ये कहता है कि जो जुड़ने वाले मॉलिक्यूल का नेगेटिव पोर्शन होता है उस कार्बन से जुड़ता है जिसपे क्या हो, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम हो या नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर लेस। तो यहाँ पर हम लोग इसको मार्कोवनिकॉव को डिफाइन कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मार्कोवनिकॉव को डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या ऐसे लिख सकते हैं, नेगेटिव पार्ट, द नेगेटिव पार्ट ऑफ adding molecule gets attached to the carbon having lesser number of hydrogen, हाइड्रोजन। ये चीज है, ये आपका मार्कोनी का रूल है, ठीक है, मार्कोवनिकॉव का रूल है। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जिसपे क्या हो, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे उसी के साथ ये जुड़ेगा। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये हो गया मार्कोवनिकॉव। अब देखिए इसके हम लोग मैकेनिज्म पे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मैकेनिज्म भी यही फॉलो करता है और इस रिएक्शन के दौरान ध्यान देंगे, इस रिएक्शन के दौरान जैसे मान लीजिए मार्कोवनिकॉव के अनुसार जो ऐड होता है, इसमें अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो एक चीज और है कि मतलब ये रिएक्शन में मिलती है तो यहाँ पे मेजर और माइनर प्रोडक्ट होता है। तो मेजर और माइनर को भी हम लोग देख लेते हैं कि जैसे जो मोस्ट स्टेबल होगा उसे वो मेजर प्रोडक्ट होगा और जो लेस स्टेबल प्रोडक्ट होगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा। अब ये हम लोग कैसे इसमें जाने कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा या कौन सा मोर स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसका एडिशन आप करा दिए, एक मार्कोवनिकॉव के अनुसार एक नॉर्मल केस में हम लोग वैसे करा दें तो एक प्रोडक्ट हमने देखा ये मिल गया, देखो, और दूसरा क्या मिलेगा, देखो CH3 CH2 एंड CH2Br, ध्यान देना ये मिलेगा। अब देखो यहाँ पे अब आपको कंफ्यूजन होगा कि कैसे इसको हम लोग क्लियर करें। तो इसको क्लियर करने का बड़ा ही आसान तरीका है, इसको इससे नेगेटिव पोर्शन को निकाल दीजिए तो ये कार्बोनियम आयन बन जाएगा, ये भी कार्बोनियम आयन बन जाएगा। ध्यान देना बेटा इस बात को। तो ये सेकेंडरी कार्बोनियम आयन है और प्राइमरी कार्बोनियम आयन है। तो सेकेंडरी कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। और आपने पढ़ा होगा कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन
क्या है बेटा, टर्सरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो ये आर्डर होता है। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं और इसको हमने हाइपर कॉन्जुगेशन में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा है कि हाइपर कॉन्जुगेशन की हेल्प से हम लोग इसकी स्टेबिलिटी बता सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ पे जो मोस्ट स्टेबल होगा इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, मेजर प्रोडक्ट। क्या कहेंगे बेटा, मेजर प्रोडक्ट कहेंगे, और इसको माइनर प्रोडक्ट कह देते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन हम लोग देखते हैं इसमें ओजोनोलिसिस, या हम लोग पहले इसमें मार्कोनी देख लिया, अब हम लोग एंटी मार्कोनी देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और ध्यान रखना है कि सो लेट अस सी स्टूडेंट्स हियर दैट दे हैव डिस्कशन। अब हम लोग कहाँ चल रहे हैं, देखो हाँ, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो ध्यान देना बेटा, ये क्वेश्चन कभी कई बार पूछा गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको अलग से कोई चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा वीडियो कभी कभी लंबा हो जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि वीडियो को अगर सही अपडेटिंग चाहिए आपको तो वीडियो को अंत तक भी देखना चाहिए। ठीक है, अगर हम देख लेते हैं तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या यहाँ देख रहे हैं, देखो एक चीज मैं बताने जा रहा था कि जो मार्कोनी कर्व होता है, मार्कोनी कर्व होता है, जानेंगे मार्कोनी कर्व जो है ये है, ये मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, जानेंगे। इसमें क्वेश्चन पूछा गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मार्कोनी कर्व क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, अगर यहाँ पे ध्यान देंगे, ये मार्कोनी कर्व इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, और इसमें दो प्रोडक्ट बनते हैं। एक होता है आपका मेजर प्रोडक्ट होता है, और दूसरा होता है माइनर प्रोडक्ट। अब किसको मेजर करते हैं, किसको माइनर, एक बार मैं पूरा क्लियर, मोस्ट स्टेबल होता है मेजर प्रोडक्ट। क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है, और माइनर होता है लेस स्टेबल होता है, लेस स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट। अब हम लोग किस पे मूव कर रहे हैं, एंटी मार्कोनी पे चल रहे हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट हमारा एंटी मार्कोनी कर्व, एंटी मार्कोनी कर्व, ये ध्यान रखना है, ये एंटी मार्कोनी कर्व होता है। अब देखिए यहाँ पे एंटी मार्कोनी कर्व क्या है, मतलब जस्ट अपोजिट ऑफ मार्कोनी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब जैसे अपोजिट मतलब आप मत लिख देना कि जैसे अपोजिट आप, अगर कोई पूछता है कि एंटी मार्कोनी क्या होता है तो उसको आपको अपने हिसाब से करना है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं, और ये मैकेनिज्म क्या होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पे जैसे इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, देखो यहाँ पे ये आपका अनसिमेट्रिकल है HBr, और ये जो होता है ध्यान देंगे, ये परऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है। किसके, परऑक्साइड, किसके प्रेजेंस में, परऑक्साइड, और ये ऑर्गेनिक परऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है। ये ध्यान रखना कि इनऑर्गेनिक परऑक्साइड नहीं होता। इनऑर्गेनिक परऑक्साइड जैसे आपने देखा होगा H2O2 हो गया, ठीक है, Na से जो है सोडियम के भी परऑक्साइड बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ जैसे बनता है, मान के चलिए Na2O2 हो जाए, यहाँ भी हो गया, तो ये हमको नहीं लेना, ये आपके ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक परऑक्साइड। यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, बेंजोइल परऑक्साइड, बेंजोइल परऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पे बेंजोइल परऑक्साइड, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होता है, तो हम लोग बेंजोइल परऑक्साइड को ऐसे दिखा देते हैं, ध्यान देंगे, ये ध्यान देंगे ऐसे दिखा देंगे, ये ठीक है, बेंजोइल परऑक्साइड, ये आपका बेंजोइल परऑक्साइड होगा। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि बेंजोइल परऑक्साइड होता क्या है। तो बेटा बेंजोइल परऑक्साइड का फार्मूला ये हमारा है, इसके प्रेजेंस मतलब इसके द्वारा होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म CH5CO O2। अब देखिए यहाँ पे
इसमें एंटी मार्कोनी का क्या कहता है, एंटी मार्कोनी ये कहता है कि जो नेगेटिव पोर्शन होता है एडिंग मॉलिक्यूल का, जो नेगेटिव पोर्शन होता है वो उस कार्बन पे जाता है जिसपे क्या हो, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिकतम। तो इसको हम लिख सकते हैं नेगेटिव पोर्शन ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल गेट्स अटैच्ड टू द कार्बन हैविंग और कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। द नेगेटिव पोर्शन ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल्स गोज टू द कार्बन कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पे जैसे मान लीजिए नेगेटिव पोर्शन होगा, आपको बता चुके हैं नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव होगा, तो क्या कहता है कि यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा। तो ये चीज ध्यान रखना। और आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा यहाँ पे, देखो ये जो प्रोडक्ट मिलता है आपका CH3 CH देंगे 2 और CH2 Br। देखो तो ये मेन प्रोडक्ट हो गया। तो ये चीज हमें ध्यान रखना कि मार्कोनी और एंटी मार्कोनी को। हाँ एक चीज है कि हम इसका मैकेनिज्म अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, जिस चूंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, इसलिए इसका मैकेनिज्म को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये मार्कोनी हो गया, एंटी मार्कोनी। अब हम लोग मूव कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की तरफ। इसके मतलब इससे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जैसे मान लीजिए ओजोनोलिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, और ये हमेशा पूछा ही गया है। और ये ओजोनोलिसिस जो है ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। 12th में तो इसको डिटेल में ही पढ़ना है, या कोई भी एग्जाम से है उसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ओजोनोलिसिस में हम लोग क्या देखते हैं कि ओजोनोलिसिस में क्या होता है, ओजोन जो मॉलिक्यूल होता है वो एल्कीन के डबल बॉन्ड के पोजीशन पे जुड़ता है, ओजोनाइड बनाता है, और उसका जो है जिंक प्लस H2O के साथ रिएक्शन कराने पर वो क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, और हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिल सकता है, कीटोन भी मिल सकता है, केवल एल्डिहाइड मिल सकता है और केवल कीटोन भी मिल सकता है। तो यहाँ हम लोग पहले देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए एल्कीन हो गया, एल्कीन हो गया, पहले हम लोग ऐसे जनरल चीज देख लेंगे। एल्कीन हो गया, फिर ओजोन से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, ओजोनाइड। क्या बनाएगा, ओजोनाइड बनाएगा। अब ओजोनाइड में क्या होगा, इसका रिएक्शन किसके साथ, जिंक प्लस H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे। किसके साथ, जिंक प्लस H2O के साथ रिएक्शन करा देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिल सकता है, देखो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कीटोन, या ओनली एल्डिहाइड, ओनली एल्डिहाइड या ओनली कीटोन, या दोनों का मिक्सचर, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन, ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन एल्कीन, डिपेंडिंग ऑन एल्कीन, मतलब किस प्रकार का एल्कीन हम लोग ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि हमें एल्डिहाइड मिलेगा कि कीटोन मिलेगा कि दोनों मिलेगा, या केवल एल्डिहाइड मिलेगा या केवल कीटोन मिलेगा। ये चीज हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ से हमें एक डेफिनेशन मिल गया कि एल्कीन। अब हम लोग क्या टॉपिक पढ़े हैं, जैसे इसे हम लोग क्या कहते हैं, ओजोनोलिसिस। क्या कहते हैं, ओजोनोलिसिस, ठीक है, ओजोनोलिसिस ध्यान देंगे, ओजोनोलिसिस। अब ओजोनोलिसिस में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि एल्कीन रिएक्ट विथ ओजोन, एल्कीन रिएक्ट विथ ओजोन to form ozonide, and which are reaction with zinc and H2O give us aldehyde, ketone, or only aldehyde or only ketone depending on alkene. We were discussing that depending on alkene we may get aldehyde, ketone, or sorry aldehyde, ketone. It depends on alkene. So let us see how does it is possible. जैसे आप देखो यहाँ पे ये ले लो, इस पे बहुत सारे केमिकल्स हैं, ये है ओजोन से रिएक्शन करा दीजिए, ओजोनाइड बनेगा, ये रिएक्ट करेगा और कुछ इस तरीके से रिएक्ट होगा, ध्यान देना है, ऐसे और ये ऐसे, ये ठीक है। तो ये रिएक्ट करेगा और यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक ऐसे और फिर एक ऐसे। अगर हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं Zn और H2O के साथ, Zn और H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं बेटा, ध्यान देंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, माइनस H2O2 मिलता है, ये यहाँ पे जुड़ जाता है। और ध्यान रखेंगे जिंक डस्ट हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पे जिंक डस्ट यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट रिएक्टिव होता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे रिएक्शन पॉसिबल हो, जैसे रिएक्शन होता है उसको निकाल लेते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेशन एजेंट होता है और रिएक्शन को रिवर्स कर सकता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, देखो ये मिल गया 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH2O,
या हम लोग इसको लिख सकते हैं HCHO। देखो ये आपको क्या मिल गया, 2 मॉलिक्यूल HCHO मिल गए, एल्डिहाइड मिल गए। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं ध्यान देना, अगर मैं ऐसे इसी से बताने की कोशिश करूं तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। देखो जैसे हम क्या कर रहे हैं, देखो एक हाइड्रोजन मैं यहाँ हटा दे रहा हूँ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे हटा दे रहा हूँ और यहाँ पे CH3 हमने लगा दिया। देखो ध्यान देना, यहाँ CH3 लगा दिया और यहाँ से जब एक हाइड्रोजन हटा दें, देखो अब ये रहे हैं O3 से रिएक्शन कराइए, यहाँ CH3 निकल गया। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो एक मॉलिक्यूल इतना मिलेगा, एक मॉलिक्यूल इतना मिला, क्या होगा CH3 CHO। ध्यान देना बेटा, एक मॉलिक्यूल ये हो गया और ये क्या मिलेगा HCHO मिलेगा। देखो अभी भी एल्डिहाइड मिला, एक एस्टल्डिहाइड मिला, एक मतलब फॉर्मल्डिहाइड है, एक एल्डिहाइड है। अब देखिए यहाँ भी हम लोग दूसरा केस ले रहे हैं, देखो ध्यान देना, दूसरा केस लेंगे, दूसरा केस लेंगे और यहाँ भी हमने क्या करते हैं, दे रहे हैं, देखो इसको हमने हटा दिया, देखो यहाँ पे हटा दिया हमने, ध्यान देंगे ये हटा दिया, ठीक है, 2 अल्काइल ग्रुप लगा दिए, यहाँ भी हमने हटा दिया, देखो यहाँ पे हटा दिया और 2 अल्काइल ग्रुप लगा दिया। अब यहाँ से जो बनेगा, ध्यान देना, इतना होगा, देखो CH3CO, ध्यान देना ये देखो CH3CO CH3 तो ये हो गया आपका एक, ये क्या हो गया कीटोन हो गया। देखो ध्यान देना, ये क्या हो गया कीटोन हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना ये आपका कीटोन हो गया। अब यहाँ पे क्या बनेगा HCHO, ठीक है। तो यही चीज हम आपको बता रहे थे कि अगर एल्कीन का ओजोनोलिसिस करा जाता है तो वहां से हमें एल्डिहाइड मिल सकते हैं, कीटोन्स मिल सकते हैं, दोनों मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा है कि जैसे यहाँ से CH3 लगा दिया तो हमको एक कीटोन मॉलिक्यूल मिल गया। हम क्या करते हैं कि अगर यहाँ दोनों CH3 हटा देते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे दोनों CH3 के द्वारा, दो CH3 के द्वारा H2 हटा देंगे तो हमें 2 मॉलिक्यूल एसीटोन के मिलेंगे। तो यहाँ हमें एक चीज क्लियर हो पा रहा है कि अगर एल्डिहाइड प्राप्त करना है या कीटोन प्राप्त करना है तो इस रिएक्शन का हम लोग यूज कर सकते हैं। और इस रिएक्शन का उपयोग हम लोग जो है वो क्लास 12th में, या हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन में इस रिएक्शन का यूज किया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ओजोनोलिसिस आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इस रिएक्शन का उपयोग जो है हम लोग एक चीज और करने में यूज करते हैं। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चंस पॉसिबल हैं, ये जो क्वेश्चंस इसमें पॉसिबल होते हैं मैं वो क्वेश्चन करा देता हूं। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ये है कि ओजोनोलिसिस द्वारा जो है दिए गए एल्कीन कंपाउंड में डबल बॉन्ड की पोजीशन को फाइंड कर किया जाता है। हम लोग जान लेंगे इट हेल्प्स अस टू फाइंड द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन गिवन एल्कीन। इट हेल्प अस टू फाइंड द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन गिवन एल्कीन। तो ये चीज आपको याद रखना कि एल्कीन के फॉर्म में, मतलब एल्कीन में जो डबल बॉन्ड का पोजीशन है वो इसके द्वारा, ओजोनोलिसिस के द्वारा हम लोग फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। हमने देखा है जो ओजोन होता है हमेशा डबल बॉन्ड पे जुड़ता है, यहाँ जो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है तो इसके हेल्प से हमें मिल जाता है कि ओजोनोलिसिस हो रहा है। कहाँ ओजोनोलिसिस, जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ बेस्ड क्वेश्चन है उसको हम लोग कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चंस पॉसिबल होते हैं, इसके जो क्वेश्चंस पॉसिबल हैं उसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं कि इसके जो क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन पॉसिबल है और किस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसे पहले मतलब इस तरीके क्वेश्चन पूछा जाता है, जिससे मान लीजिए दे देगा, जैसे ये दे दिया, देखो ये ऐसे ऐसे पूछ लेगा, ये है ये, तो ये आप मान लीजिए इसका ओजोनोलिसिस करा दीजिए, ठीक है, और फिर ओजोनाइड बना लेगा और फिर जैसे लिख लो Zn और फिर अच्छा चलो ओजोनोलिसिस करा देते हैं और फिर ए प्रोडक्ट हो गया आपका ए और फिर इसका जो है Zn और ध्यान देंगे H2O जिंक डस्ट द्वारा रिएक्शन करा देंगे तो ये पूछ लेगा प्रोडक्ट भी। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे ए और बी को हम लोग फाइंड कर लेंगे। देखो जैसे अब हम रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पे क्या मिल जा रहा है, देखो CH3 ये आपका ऑलरेडी है, ये हो गया O और क्या हो गया CH2 और यहाँ पे ये हो गया। तो इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, Zn और H2O के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो आपको बताए हैं कि ये बांड ऐसे टूटता है, ऐसे बांड टूटता है और ये वाला ऑक्सीजन होता है इससे जुड़ जाता है, माइनस H2O2 निकल जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखो CH3CO CH3 क्या मिल गया यहाँ पे, देखो
CH3CO, CH3 एक एसीटोन मॉलिक्यूल मिल गया और एक क्या मिल गया HCHO फॉर्मल्डिहाइड, हम क्या कहते हैं CH2O कहते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अब दूसरा क्या क्वेश्चन देगा, जैसे आपको ये प्रोडक्ट दे देगा, ध्यान देना थोड़ा उल्टा क्वेश्चन पूछता है। तो जैसे मान लीजिए आपको प्रोडक्ट दे देगा, ये ऐसे दे दिया और प्लस ये आपको दे दिया, सपोज करिए ये दे दिया आपको हाँ एक क्वेश्चन मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, देखो थोड़ा इसको उल्टा लिखूंगा जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए। तो CH3 और CHO, ध्यान देंगे ऐसे ऐसे हम लिख रहे हैं। अब ये पूछेगा मतलब दोनों मॉलिक्यूल का CH3 CHO एसिटाल्डिहाइड, तो ये यहाँ से पूछेगा दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ व्हिच एल्कीन्स ओजोनोलिसिस, मतलब कि ये हमें पूछेगा कि ये जो हमारा ये और बी है, मतलब ऐसे दे देगा कि ऐसे ऐसे पूछ लेगा राइट द नेम ऑफ alkene which on ozonolysis gives two molecules of acetaldehyde, या इसका नाम दे देगा एथेनॉल। अब लोग यहाँ ये क्वेश्चन पूछेगा, तो इसमें क्या कैसे हम लोग निकालेंगे क्या है कौन सा एसिटाल्डिहाइड। देखो तो इसमें हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को ध्यान रखना है कैसे, जो दोनों ऑक्सीजन वाले पोर्शन है उस दोनों वाले ऑक्सीजन को हटा दीजिए और उनके बीच डबल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन की भी वैलेंसी यहाँ पे होती है और यहाँ पे वैलेंसी, तो मतलब ये हो गया कि इसमें से इसको हटा देंगे और इसको हटा देंगे, और ऑक्सीजन क्या इससे डबल बॉन्ड से जुड़ा है, इससे भी जुड़ा, तो इनके बीच क्या हटा, देखो ये हो गया। अर्थात इस एल्कीन का अगर हम लोग ओजोनोलिसिस करेंगे तो हमें एसिटाल्डिहाइड के या एथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। एक क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन ये हो गया। फिर तीसरा जो क्वेश्चन इससे पूछा जाता है व्हाई डू वी रिमूव H2O2 just after reaction, हम लोग क्या इसको रिएक्शन के तुरंत बाद निकाल देते हैं। तो क्यों निकालते हैं, ये क्या होता है आपका, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और अगर इसको हम लोग नहीं निकाल देंगे तो जो हमें प्रोडक्ट है उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, प्रोडक्ट को ऑक्सीडाइज कर देगा। मीन्स इट विल ऑक्सीडाइज द प्रोडक्ट। तो ये 3-4 क्वेश्चन जो इस पर पॉसिबल है वो चीज हमने करा दिया। और जैसे मान लीजिए, अब देखिए जैसे मान लीजिए ये मिल गया, अब ऐसा कह रहा है, देखो एक क्वेश्चन और कर लो यहाँ पे जिससे चीजें और क्लियर हो ना। जैसे हमने देखा कि ये लिखा है, देखो ये ऐसे लिख दिया और एक दूसरा ऐसे लिख दिया रहा, देखो CH3O CH3। अब कह रहा है कि ये किस एल्कीन के ओजोनोलिसिस से प्राप्त होगा, ये किस एल्कीन के ओजोनोलिसिस से प्राप्त होगा। तो इसको आप कैसे फाइंड करोगे, हमको क्या करना, हमने क्या बताया कि इसको फाइंड करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है वो मैं आपको बताने चल रहा हूँ। जैसे ये आपका ध्यान देना, ये पूछ रहा है और यहाँ पूछ रहा है कि किस एल्कीन के ओजोनोलिसिस से प्राप्त होगा। ये मतलब जो है पैरेंट एल्कीन कौन सा है जिसके ओजोनोलिसिस से ये हमें प्राप्त होगा। तो इसको सॉल्व आउट करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि देखो, ये सबसे आसान तरीका है कि इसको सही व्यवस्थित क्रम में कर लें। जैसे हम लोग CO वाले क्वेश्चन को एक साथ कर लें, ऐसे देखो ये मैं इसको ऐसे कर दिया, ऐसे इसको मैं ऐसे घुमा दे रहा हूँ, तो देखो ये हमने कर दिया, देखो CH3 और यहाँ हमने हो गया CH3, ऐसे इसको भी कर देंगे, देखो CO है, ध्यान देंगे, और ये क्या हो गया CH3 और CH3। देखो अब कह रहा है कौन से एल्कीन के, अर्थात एल्कीन ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड, दोनों डबल बॉन्ड से जुड़े हैं। जब दोनों हम लोग यहाँ से हटाएंगे, ध्यान देंगे, जहाँ
मतलब जहां पे डबल बॉन्ड है वही पोर्शन हटाना है, जहां पे डबल बॉन्ड है वही पोर्शन हटाना है। तो डबल बॉन्ड हमारा कहाँ है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, अर्थात इन दोनों को हटा देना। और हमें क्या बन जाएगा, देखो तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस एल्कीन के ओजोनोडेसिस से हमें ये मॉलिक्यूल मिलेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर आपको इस टॉपिक से कोई डाउट हो रहा है तो आप इसको कमेंट करके जरूर बताइए कि यहाँ पे टॉपिक क्लियर हो रहा है। और अगर चीज़ें जो पढ़ाई जा रही हैं आपको समझ में आ रहा है तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए, जिससे मैं टाइम टू टाइम वीडियो बनाता रहता हूँ, जिससे आपको फायदा इसका मिल सके। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।